प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी साहब। इफ्तिखार दुरानी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं कि ये आईजी जो हैं पंजाब ताहिर ख़ान, इनका क्या मामला है? ये सिर्फ पता लगा कि इन्होंने हुक्म अदूली की थी, इन्होंने ऑर्डर्स नहीं माने थे और मुख्तलिफ क्या गोइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि जी वो मॉडल टाउन कसाने में जो लोग मुलव्वस थे पुलिस अफसर, उनको उन्होंने कहा कि इनको मैं तनज़ली या इनको मुअत्तल नहीं कर सकता क्योंकि JIT ने इनको क्लियर कर दिया है। फिर कोई किसी और से नाता जोड़ रहा था इसका कि जी ये इसका तल्लुक़ मौजूदा आने वाले इलेक्शन से। जितने में उतनी बातें, क्या मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, हमारा जो एक तो अभी आपने जो क्लिप चलाया कि जी प्राइम मिनिस्टर का कि जी वो IG जो है काम गलत नहीं करने दे रहा था। तहरीक इंसाफ का जी एक बड़ा जो है वो इस्टेब्लिश रिकॉर्ड है कि हमने इंडिपेंडेंट पुलिस एक्ट लेके आए खैबर पख्तूनख्वा में और रिफॉर्म्स लेके आए और उसको डीपोलिटिसाइज़ करके इंडिपेंडेंट इदारा बनाया। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ये जो पॉइंट है ये फ़िक्स होता है। पंजाब पुलिस का जी एक बहुत ही जो है लंबा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर IG अब्बास ने रिपोर्टें लिखी हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलते रहे हैं कि सबसे पोलिटिसाइज जो है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो पंजाब की है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमने कोशिश की कि जी इसको रिफ़ॉर्म किया जाए, जो कि इनिशियल हमारा 100 डेज़ प्लान भी है और उस पर हमने सिमिलर टू दी लाइन ऑफ पुलिस एक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल था, क्योंकि नेचुरली सक्सेसफुल मॉडल था, उसी को रेप्लिकेट हम करना चाह रहे हैं पंजाब में। तो दो चीज़ें होगी। एक तो ये था कि होम डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन थी इसके ऊपर कि जो रिफॉर्म्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स हैं और ये जो है वो हैं इस ग्रेड 21 ऑफिसर, वेयर एस IG पंजाब को ग्रेड 22 होना चाहिए और उनकी मेरे ख्याल सर्विस भी कम थी, जिसकी वजह से जब पोस्ट किया गया उन्हें कहा कि कॉन्टीन्यूटी के लिए रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है कि एक लॉन्ग टर्म ऑफिसर यहाँ पर डिप्लॉय होना चाहिए। साइमल्टेनियसली जो आपने फरमाया दूसरा एंगल जो था कि ताहिर अल-कादरी साहब ने फ़ोन किया, जब प्राइम मिनिस्टर से बात हुई ताहिर अल-कादरी साहब की, तो उन्होंने डिमांड किया कि जी हमारा हक़ है और जितने लवाइकीन हैं जिनके फैमिली वाले ज़ख्मी हुए हैं या उनकी फौतगी हुई हैं, जिनको हमने नॉमिनेट किया था FIR में, तो वो तो हाजिर सर्विस हैं, तो उनको हम कैसे ये लोग जो हाजिर सर्विस हैं ये सस्पेंड हुए बग़ैर काम कर सकते हैं ऑन दी पोजीशन और फिर हमारी उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को नहीं करेंगे। बड़ी जेन्युइन किस्म की डिमांड थी। तो इस वज़ीर आला पंजाब को ये कम्युनिकेशन हुई, उनको बताया गया कि जी इस तरह कंसर्न है और उनका जायज़ मुतालबा है तो उसको देखना चाहिए, जिसकी वजह से उसका डिले प्रोसेस में थे, वो हीलो हुज्जत करते रहे। शायद उनको प्रेशर था विद इन द पंजाब पुलिस इसके ऊपर, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों इशू हो गया, जिसकी वजह से आप तस्लीम कर रहे हैं दुरानी साहब के बुनियादी तौर पर वजह यही बनी कि उन्होंने साना मॉडल टाउन के जो क्या अफराद पुलिस एहलकार थे उनको उन्होंने बरतरफ नहीं किया, यही वजह बनी उनको हटाने की? नहीं, बरतरफ नहीं, किसी को बरतरफ नहीं करना था। क्या करना था? बरतरफ नहीं करना जनाब वाला। इसमें ये एस्टा कोड में एक क्लॉज है कि जब आप नॉमिनेट होते हैं किसी FIR में तो कानून कहता है कि आपको सस्पेंड किया जाए ताकि आप इन्फ्लुएंस ना करें उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। ये एक कानून है और इस वक्त पंजाब में जो पुलिस एक्ट है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो कि वज़ीर आला साहब हैं, वो ये एक्ट उसके अंडर आता है और पुलिस उनके मातहत है। तो जब वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जी इसको लगा दिया जाए, हटा दीजिए, ये पुलिस एक्ट खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ है। यानी कि अगर महमूद खान बोलेगा IG खैबर पख्तूनख्वा को तो वो कहेगा जी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं खुद ही पोस्टिंग ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जब बोलेगा तो पुलिस एक्ट उसको इजाज़त देता है कि ये जिसको चाहे जिसको लगाए, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी ये बंदा मुझे IG पंजाब चाहिए, आप इसको दे दें, इसको हटा दें। ये प्रोसेस है। क्या नहीं, ये दरअसल ये कुछ 2-4 वाक़ पर तले हुए हैं। एक तो DPI वो पाकपतन वाला वाक़या है, वो मावी तलाफ़ी हो गई। अब ये हुआ है कि दूसरी तरफ जो वज़ीर ममलिकत हैं बराए दाखिला शहरयार अफरीदी साहब और SSP ऑपरेशंस की तैनाती इस्लामाबाद के मामले में भी कुछ इख्तलाफ हुआ है, यानी सेक्रेटरी के दरमियान और उनके दरमियान।
CPO रावलपिंडी के वाला रावलपिंडी का मामला आज का था कि उन्होंने इनकार कर दिया। और ये इधर ये पहले वाला मसला है, एक तरफ सेक्रेटरी जो है दाखिला वो मेजर रिटायर्ड सलमान की जन्म से लिखा था, इसमें डॉक्टर सईद की तो उन्होंने सिफारिश की, तैनाती की। तो ये और फिर ऊपर से फवाद चौधरी साहब जो आपके काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो पुलिस अफसर हमारी हुक्म नहीं मानेगा, जो ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल है, वो घर चला जाए। तो ये एकदम यहाँ ये पंजाब की को जैसे आपने खुद कहा, पंजाब और KP की पुलिस की नफसियात में या कल्चर में कोई फ़र्क है। इसमें एक और बात मैं इजाफा करता जाऊँ, एक तासर ये है कि आपके जो MNAs और MPAs हैं वो कहते हैं हमारी मर्ज़ी की तैनातियाँ नहीं हो रही CPOs की और मुख्तलिफ और पुलिस अफसरों की उनके इलाके में, और वो बड़े नाला हैं जिसके प्रेशर पे किया था। और सियासत कैसे करेंगे अगर उनकी मर्ज़ी का SHO नहीं लगेगा तो सियासत कैसे करेंगे? जी नहीं, ये सियासत बदल चुकी है जी। पहली बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब पुलिस बहुत पोलिटिसाइज पुलिस है। अच्छा देखें, ये जो कंसर्न है ना जी, आप काफ़ी सारे एंगल्स हम एवेलुएट 360 डिग्री का एनालिसिस करें, जो कि इस प्रोग्राम में नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरली आप पूरे एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ा नहीं, वो हमारे मदाब ही नहीं है पंजाब का। हाँ जी, उसमें यह है कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेटर मतलब DPO अगर आप देखें पाक पतन का, उसकी ख़बर जो है वो पहुंच जाती है सीधा मीडिया पे। अच्छा, ये ट्रेंड्स हैं ना जी, आप ट्रेंड्स देखेंगे कि पुलिस कैसे ऑपरेट करती है पंजाब में। सो एज बीइंग अ न्यूट्रल इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एनालिस्ट, नॉट फ्रॉम तहरीक इंसाफ बट एज ए इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एज अ लेमैन, मैं कैसे इंटरप्रेट करूँगा कि पाक पतन का DPO जो कि मेरा ख्याल है कभी ज़िंदगी में नाके पे नहीं खड़ा हुआ होगा आज तक कोई भी DPO पाकिस्तान का, वो उसको वाक़े में मुलविस हो जाता है और वो करते करते ख़बर TV पे आना शुरू हो जाती है। कानून के मुताबिक वो IG के पास जाना चाहिए था, वो आपके पास मतलब मीडिया पे आ गया। इसी तरह ये लेटर भी शहरयार अफरीदी ने लिखा, वो तो थाने गया हुआ था, वो तो थाने में गया, उसने बच्चे रखे हुए थे वहाँ पर और सूरत हाल ठीक नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यार इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, और ये शहरयार अफरीदी जो है मुतअद्दिद जगह पे जाके इस्लामाबाद पुलिस में भी उन्होंने किया है कि आपको पता है निज़ामी साहब, मैंने खुद वो वीडियो देखी हुई है, 12 और 11 साल के बच्चे इन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ हवालात में बंद किए हुए थे, बिकॉज कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम तो पाकिस्तान में है ही नहीं, पुलिस के ऊपर सब आज़ाद हैं, कोई उनके ऊपर वो नहीं होता। वो उन्होंने लिखा। अभी उन्होंने क्या किया कि ये जो कंसर्न है वो IGP को बताएं कि यार ये मुझे मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, मुझे उन्होंने कहा है कि चेंज करने की मैं नहीं करना चाह रहा। सो दिस इज़ हाउ मुल्क को रन करना चाहिए। ये तरीक़ेकार जो एस्ट्रा कोड है या आपके रूल ऑफ बिजनेस जो डिफ़ाइन करता है वो ये है, ऐसा नहीं हुआ। उसने उठा के वो ख़त दे दिया यहाँ पे रिपोर्टर को, उसने TV पे चलाना शुरू कर दिया कि शहरयार अफरीदी ने कर दिया। अभी जो आप फरमा रहे थे ना कि जी सियासत करनी है, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ सियासत कर रही थी, वहाँ पर भी उनको इख्तियारात देने पड़े। 2 जगह पर उन्होंने इख्तियारात दिए पुलिस को, उन्होंने इख्तियारात दिए लोकल गवर्नमेंट को। ये इख्तियारात वॉलंटियरली इमरान खान ने पॉलिटिकल पावर से लेके एक इदारे को दिए, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। वो सियासत पुरानी हो गई है जो आप फरमा रहे हैं, पंजाब में होती रही होगी, अभी भी हो रही है, आइंदा नहीं होगी। मीडिया में आपने एक डिबेट जो शुरू कर दी और जो बातें पहले मीडिया में नहीं आती थी, और ये भी बात बड़ी काबिल कदर है आपकी हुकूमत की कि PTI की हुकूमत की कि उन्होंने यहाँ तो कई दिहाइयों से पुलिस की इजारादारी है और सियासतदानों और पुलिस की एक नेक्सस है, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो आपके साथ हैं इस मामले में, क्योंकि इससे आम शहरी जो है उसको सबसे ज़्यादा तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ये निज़ामी साहब ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी स्टेटस को सिस्टम को चेंज करने लगेंगे ना जी, तो जिनका स्टेक है सिस्टम में, जो इससे एडवांटेज ले रहे हैं ना, वो चैलेंज करेंगे इसको। अब ये टाइम आ गया कि दे नो द रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट कि इन्होंने हमें ठीक करना है, सिस्टम ठीक होना है, हमने डिलीवर करना है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लोगों को उठाया जाएगा, उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, गोलियाँ मार दी जाएंगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये मुहाफ़िज़ होंगे इन तमाम पंजाब सूबे के, और उन्हें प्रूफ करने के मुहाफ़िज़ है, और ये उनकी रखवाली करते हैं, ना कि लोग अपनी रखवाली कर रहे हैं पुलिस से। जी, लेकिन ये जो असल में जो प्रॉब्लम हो जाता है ना, मसलन आपने पुलिस रिफॉर्म कमीशन के लिए नासिर दुरानी साहब का नाम है,
जी जी उनको लगाया, साबिक आईजी KP, किसके लिए? ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, वो रिजाइन कर गए। उससे बड़ा एक किस्म का सेटबैक हुआ। ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है मेरे नज़दीक। लेकिन निज़ामी साहब इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं। इफ्तिखार दुरानी स्पेशल असिस्टेंट टू द मीडिया नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा। यहाँ पे इंडिस्पेंसिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने एक सक्सेस क्रिएट की, हमने उनको इज़्ज़त दी है, वो रिज़ाइन कर गए हेल्थ ग्राउंड्स पे, दैट्स फाइन, हम मूव ऑन करेंगे, नया बंदा आके काम करेगा, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। रिजॉल्व जो है ना वो आता है लीडरशिप पे, टॉप मैन वो है प्राइम मिनिस्टर। उसका रिजॉल्व है कि मैंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आना है, मैंने पुलिस को ठीक करना है और अवाम की ज़िंदगी बेहतर करनी है, ये उसका रिजॉल्व है। उस रिजॉल्व में मैं हूँ नहीं हूँ, वो रिजॉल्व आगे चलता रहेगा, बंदों को भी मैटर नहीं कर रहा। ये एक जो टॉप मैन है उसकी पॉलिसी ऐसी बात भी फॉलो करेगा। इफ्तिखार साहब, अब एक और मौजू की तरफ मैं आज आना चाह रहा था, वो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, या चलें पॉलिसीज़ अभी है नहीं, या बहुत लेट आप IMF में जाने का फैसला किया, उसकी वजह से जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, जो डॉलर जो है वो 138 पर चला गया और एक अजीब सा बहरान पैदा हो गया है, तो इस पर गवर्नमेंट कितना मुतफक्किर है? इमरान खान साहब कितना परेशान है, कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कितना सीरियस ले रहे हैं इस इशू को, और कैसे इसको स्टॉक जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं उनके एतमाद को कैसे बहाल करेगी गवर्नमेंट? आज अगर जो उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, अगर आप उनकी तकरीर सुनते या उनके जो प्रेस टॉक थी अगर वो सुनते, उस पर उन्होंने एड्रेस किया है ये पॉइंट। उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा कोई तूफ़ान नहीं मुल्क में आ गया है, 10 से 12 अरब डॉलर हैं जिसका डेफिसिट है। अच्छा, अभी दो तरीक़ेकार थे। एक तरीक़ेकार ये था कि 18 अरब डॉलर थे स्टेट बैंक के पास, जो कि इसाक डार साहब ने 10 अरब डॉलर डाल दिए मार्केट में, ताकि ये क्योंकि डिमांड सप्लाई है ना जी, कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा थी, लोगों ने ख़रीदना था तो डिमांड ज़्यादा हो गया, तो आपको डिवैल्यू करना ही था। डिमांड सप्लाई का फार्मूला, ये फिनोमेना था। उसमें ये था उन्होंने 10 अरब डॉलर लिक्विडेट कर दिए मार्केट में, यानी कि डिमांड ही ना हो डॉलर की तो आपकी पैसे रुपए की कदर ही नहीं गिरेगी। अच्छा, अभी हमारे पास ऑप्शन क्या था? हमारे पास थे ही 8 अरब डॉलर, ना हम लिक्विडेट कर सकते ना इसाक डार फार्मूला पे हम जा सकते थे। हमने क्या किया? हमने सिंपल फार्मूला ये किया कि पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे दोस्त ममालिक जो हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, हमने उनसे बात की। साइमल्टेनियसली ये IMF भी चल रहा था कि IMF की पूरी बात होनी चाहिए, डिलेड मैकेनिज्म कोई भी नहीं था, इवेलुएशन ऑफ द सिचुएशन थी, उस इवेलुएशन में ये होना था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक नापसंदीदा फेल था जो कि हमें करना पड़ा, क्योंकि आपने एक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि जब मुस्लिम लीग नवाज आई थी उनका 3 अरब डॉलर था करंट अकाउंट डेफिसिट, और तेल की कीमतें बहुत नीचे थी। हमारा 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो हमारे पास ऑप्शन जो इमीडिएट आ रही थी कि हमारे दोस्त ममालिक से भी उन्होंने एडवाइस की कि IMF आप चले जाएंगे, साथ साथ हम भी हेल्प करेंगे। लेकिन उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया प्राइम मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा कि 6-8 महीने बाद ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कोई ऐसा नहीं है, ये मुश्किल है। जब घर पे डाका पड़ता है तो डाका पड़ने के बाद सबसे मुश्किल टाइम घर वालों पे आता है, तो इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। अवाम को उन्होंने कहा कि मेरे साथ खड़े हो, मुश्किल टाइम है लेकिन ये बहुत अरसा नहीं चलेगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है, सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से होती है, और ये स्टेटेड है। ये आपका स्टेट बैंक जो है आपको आजकल जो दे रहे हैं ना ये FIA वाले कि 77 अकाउंट में 150 अरब रुपए आ गए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये कोई नया फिनोमेना नहीं था, ये फिनोमेना था लेकिन इदारे काम नहीं कर रहे थे। ये जो सर्विलेंस यूनिट है स्टेट बैंक का, ये ऑपरेटिव था, उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था। इसी तरह FIA का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद था, काम नहीं करता था। FIA रिपोर्ट करता था FBR को, वो काम नहीं करते थे। ये 10,000 प्रॉपर्टीज़ जो निकाली गई ये हमने नहीं निकाली हैं, ये मौजूद थी, वो तो काम ही नहीं कर रहे थे पहले। अभी उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर जो कि अभी हम IMF से मांग रहे हैं, अगले साल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग मैं रोकूंगा। दूसरा स्टेप उन्होंने अभी देखें, एक बहुत बड़ी खबर थी। खबर क्या थी कि असद उमर साहब गए थे फैसलाबाद एप्टमा से मिलने के लिए। उनकी जो प्राइसेस ऑफ एनर्जी उन्होंने एट पार कर दी विद द रीजन साइड। उन्होंने कहा कि ये 100 बंद इंडस्ट्री हम चलाएंगे और डबल कर देंगे हम आपकी एक्सपोर्ट अगले साल में। ये उस दिन की बात है, उससे एक दिन की पहली बात है, जिस दिन अगले दिन उन्होंने अनाउंस किया हम IMF जा रहे हैं। वो इतनी बड़ी खबर जो हमने रिलीफ दिया, वो इतनी बड़ी नहीं बन के आई कि आपको खुद एप्टमा कह रहा है, पूरी की पूरी एसोसिएशन कहती है कि जी हम 100 इंडस्ट्रीज़ वापस लेके आएंगे फैसलाबाद में, रन होंगी, कितने लोगों को जॉब मिलेंगी। लेकिन उस तरह नहीं होगा। दुरानी साहब एक लेकिन हम उस पर रिजॉल्व पे कायम है कि जी
जी ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, बात करते हैं। और ये जो कन्फेस किया है फवाद आपने कि पंजाब में 12 लोगों ने PMLN को वोट किया है सेनेट के इलेक्शन में, तो इसमें क्या ये परेशानी की आपके लिए बात है? क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं, उसमें भी अगर PMLN को कुछ और वोट मिल जाते हैं और आपके लोग पहले अगर वहाँ जा रहे हैं, तो क्या पंजाब में कोई खतरा तो नहीं है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के। इफ्तिखार दुरानी साहब, ब्रेक से पहले मैं जो सवाल छोड़ के गया था कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया, बल्कि एतराफ़ किया कि PTI के 12 MPs ने नून लीग को वोट किया। अब ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है, उसमें भी ज़ाहिर है आपका और पंजाब में PTI का और PMLN का मुकाबला है। अगर कुछ सीटें उसमें भी उनको मिल जाती हैं और आपके लोग पहले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर कोई राना मशहूद साहब की बातों में कोई वजन तो नहीं पैदा होना शुरू हो जाएगा? राना मशहूद की बातों में तो बड़ा वजन था जी, वो तो रिज़ल्ट आपने देख ही लिया था कि राना मशहूद की गुफ्तगू के बाद हुआ क्या, वो तो सारे अवाम ने देखा। नहीं जी, हमें कोई खौफ खतरा नहीं है, ना पंजाब में है ना वफाक में है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल वेल। और ना ही ऐसा कोई तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे भी, और बाई इलेक्शन में भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और हम पूरी उम्मीद हैं अवाम हमारे साथ है, और इंशाल्लाह वो दोबारा एतमाद जिसने पहले उन्होंने किया दोबारा करेंगे जी। रोनी साहब, ये एकदम शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे साद रफ़ीक, उनके भाई मियाँ नवाज शरीफ का 35 साल पुराना केस, ये तासर अगेन मीडिया में ये तासर आ रहा है और नाकद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारी जो अकाउंटेबिलिटी है ये वन साइडेड नज़र आ रही है कि या वो PMLN उसका शिकार है या PP शिकार है। बाकी मसलन आपके भी बाज़ लोग हैं जो कि नैब में मतलूब हैं, लेकिन उनको तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाया जा रहा। उसमें बड़े बड़े सीनियर लोगों के बाज़ ATM मशीनें जिनको कहा जाता था वो भी शामिल है। ये तज़ाद वाकई है या वैसे ही हमें नज़र आ रहा है कोई? नहीं, ऐसे क्रिएट किया जा रहा है जी, तो ऐसा तासर दिया जा रहा है। PML जो अपोजिशन है वो बड़ी मतलब कोशिश कर रही है कि ऐसा तासर दिया जाए। लेकिन देखें ना जी, क्रिस्टीना लोगार्ड ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने डेफिनेशन दी थी। उसने कहा कि मिस यूजिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन्स इज IMF की सरबराह की बात करप्शन की। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। अच्छा, हम तो कभी पब्लिक ऑफिस हमने होल्ड ही नहीं किया। इमरान खान तो 18 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म बने, वो तो पब्लिक ऑफिस में रहे नहीं है। कोई 4 नस्लों से मुहित पीपल्स पार्टी रही है, कोई 2 नस्लों पे नून लीग रही है। इसी तरह फजलुर रहमान साहब या नहीं सर, ये आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं रहे, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पे तो रहे हैं ना, जैसे अलीम खान साहब हैं, वो जो PMLN के प्लेटफॉर्म से पब्लिक ऑफिस होल्डर तो रहे हैं। चौधरी परवेज लाई है और बड़े। आप अगर मुझे मौका दे देंगे तो मैं जवाब वही दे रहा हूँ। मौका सर आपके पास? नहीं, मैं वही जवाब देने लगा हूँ जनाब, अगर आप मुझे मौका दे दें जी। उस तरफ जा रहा था जी। अच्छा, अभी मज़े की बात यह है कि 18 अगस्त को तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है। इससे पहले ये दोनों पार्टियां हुकूमत में थीं। अगर इनको पता था कि ये लोग सारे करप्ट हैं तो उनको जेलों में डालते, बेशुमार इमरान खान को भी। इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं एक्सरसाइज किया जी? अच्छा, चेयरमैन नायब इन्होंने लगाया, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगाया, प्राइम मिनिस्टर इनका था, केयर टेकर ये लेके आए। अभी मुझे ये बताएं कि हम ऐसा क्या कर रहे थे कि जी ये तासर आ गया। ये केस जो इनका है शहबाज शरीफ साहब के, ये अक्टूबर 2017 का केस है। सुओ मोटो फरवरी 2018 में होता है। चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया उनको, नायब को, उनसे पूछा ये 56 कंपनियों का, मुल्तान मेट्रो का, नंदीपुर का, ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके इनको कहना चाहिए बात कि जी हमारे ये विक्टिमाइज कर रही है PTI। केसेस उन्होंने शुरू की, इसका मतलब है कि वो भी हमारे कहना मान रहे हैं। ये तो फिर ये कहने के मुतरादिफ हो गया कि जी चीफ जस्टिस को भी हमने आने से पहले कह दिया था सुओ मोटो ले ले। लेकिन वो तो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं जो कोई बेसिस नहीं है। अवाम को पता है कि जी ये 56 कंपनियों का केस किसने किया हुआ है। अवाम को ये पता है कि मुल्तान मेट्रो में क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये बाकी जो करप्शन है, हमने भी केस नहीं किए। हम जब केस करेंगे हम बिल्कुल आपको, मीडिया को बताएंगे। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। बेहतरीन कानून हम लेके आए थे राइट टू इन्फॉर्मेशन, खैबर पख्तूनख्वा में, वो वफाक में भी आएगा। हम बताएंगे कि ये करप्शन चार्जेस हैं। हमने रेफ़र कर दिया ये केस
नैब को, और हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। नैब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, जब ओथ लेने से पहले वो पेशावर गए, हाज़िर हुए। अच्छा, अलीम ख़ान को उन्होंने बुलाया। अलीम ख़ान वो बंदा था जो 11 साल अपोजिशन में रहा और सबसे ज़्यादा बुरा भला नून लीग को उन्होंने कहा। वो इतने उनके पास केसेस थे तो शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को चाहिए था उसको जेल में डाल देते। अच्छा, इसी तरह परवेज़ खट्टा का केस है। परवेज़ खट्टा को जब बुलाते हैं वो चला जाता है। बाबर अवान साहब पे केस आया, बाबर अवान साहब स्टेप डाउन करके उनके ऊपर रेफरेंस आया। बाकी इन्वेस्टिगेट जो उनकी एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ है उस पर वो जब नैब मतलूब उनको बुलाती है वो चले जाते हैं। तो ये तासर देने की कोशिश की जा रही है। इसमें ना हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई इनमें इन्वॉल्वमेंट है। ये पीपल्स पार्टी ने केस किए हुए थे नून पे, नून ने पीपल्स पार्टी पे किए हुए थे, आपस में खिचड़ी पकी हुई थी और ये केस उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फॉलो अप हो रहा है। तो अभी हमारे ऊपर तो नेचुरली पाकिस्तान में कोई चीज़ भी जाएगी हुकूमत है, वो कहेंगे हुकूमत इन्वॉल्व है। ये तासर इसलिए हुआ ज़्यादा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो बहुत कम है, मेरा बस चलता तो 50 लोगों को अंदर कर देता। ये जो अंदर करने वाली बात है ना, इसके हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने ये कहा कि जी मेरे नीचे, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नैब मेरे अंडर नहीं आती है। अगर मेरे अंडर होती तो मैं तो फिर इस तरह करता ना जी, एक आध बंदे भी गुजारा करता। तो अपनी ख्वाहिश के इज़हार उन्होंने किया कि थैंक यू वेरी मच साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब ये तो चले हो गए निज़ामी साहब। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका बड़ा एक रोमांस चल रहा था मुशाहिदुल्लाह खान साहब से, और उनकी अब सुलह हो गई है आज। लेकिन सुलह के साथ साथ एक उन्होंने तफसील भी जारी किया है मुशाहिदुल्लाह साहब के हवाले से। अब उनके 5 भाई, जिसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब खुद, माजिदुल्लाह खान, राशिदुल्लाह खान, साजिदुल्लाह खान, मोतीउल्लाह खान, ये 5 भाई हैं। और एक उनके साला साहब जो अभी सुनवा भी रहे थे कि मिस्टर अहमद नदीम पाशा। ये 5-6 अफराद हैं एक ख़ानदान के जो कि PIM में भर्ती हुए हैं। और फवाद चौधरी साहब ने अब सुलह तो कर ली है उनके साथ, लेकिन साथ में यह तफसील भी जारी कर दी है कि ये 6 अफराद हैं। और वो कहते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ये कैसे हुआ? फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये बात जो आपने कही है ये पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है, और इस मामले में शायद मुशाहिदुल्लाह साहब भी तरदीद नहीं कर सकते। तो यानी PIA एक ऐसी अदारा बन गया था जो ऐसे लगता था कि कमर्शियल अदारा नहीं बल्कि ये सियासतदानों का रफ़ाए आमा का अदारा है। और फिर ये छोटी छोटी सैलरीज नहीं है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और ये छोटे छोटे ओहदों पे भर्ती हुए थे। और फिर ये कैसे, और ये सारा जो एम्फेसिस मुशाहिदुल्लाह खान साहब पे किया जा रहा है और उनके भाइयों पे। वहाँ कई मुशाहिदुल्लाह खान हैं, कई डायरेक्टर्स हैं ऐसे, कई जनाब वहाँ पे वो और अहदेदार हैं जो आला ओहदों पे एडवाइज़र हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में सियासतदान जो हैं उनको वहाँ भर्ती करते रहे और PIA का को डबोते रहे। और अब यह हाल हो गया कि तकरीबन PIA जो है खड़ी होने वाली है। अब आपको अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो आप PIA की कोई मुनासिब फ्लाइट नहीं मिलती आप, क्योंकि अक्सर टाइम टेबल जो है वो जो दिया होता है वो अपसेट हो चुके होते हैं, क्योंकि जहाज़ ही नहीं है। कोई चीज़ प्लान कर सकते हैं PIA में ट्रैवल करते हुए, कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते। आपने मीटिंग प्लान की हुई 11 बजे, तो आपको नहीं पता मीटिंग अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपने कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको इस फ्लाइट लेने का फ़ायदा है नहीं। फ्लाइट नहीं, वो फ्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी, वही ना। आपने फ़्लाइट ली है, टिकट खरीदा हुआ है, तो आपको पता नहीं कि आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे। ये इस हाल में आ गई है कि हुकूमत के लिए इसको बेल आउट करना भी बड़ा मुश्किल है, सिवाय इसके कि इसके जहाज़ जो है कोई प्राइवेट एंटिटी बना कर ये बड़ी मुश्किल से लोगों के क्या इसरार वो भी नहीं दी जा सकते, वो भी गिरवी हैं जहाज़ भी। फवाद चौधरी साहब ने ऐसा लगता है कि लोगों के इसरार पर तो सुलह कर ली है, लेकिन अंदर से जो है वो दिल से वो हामी नहीं है इसके कि मुशाहिदुल्लाह से सुलह हो, क्योंकि वो लगता है कि उन्हें आगे लेकर चलेंगे इस मामले पर। एनीवे, एक और आज जो चीज़ जो पंजाब असम्बली के बाहर एक इजलास होना था, सीढ़ियों पर इजलास बुलाया गया था शहबाज शरीफ साहब के हक़ में एहतजाज करने के लिए। खैर वो तो ना हो सका, लेकिन मकसद तो ये था कि मीडिया से बातचीत हो जाए, आप अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें। तो अब ये हुआ है, लेकिन बहरहाल इसके नतीजे में या खैर वैसे हुकूमत ने प्रेशर बढ़ता हुआ देखा, या प्रिंसिपली गवर्नमेंट ने फैसला किया है, स्पीकर साहब ने जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए हैं और 17 तारीख को ये इधर थोड़ी सी मैं आपसे पहले भी ये बात कर रहा था जी। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली जी के स्पीकर्स के रवैयों में आप फ़र्क देखें जी। कौमी असम्बली के स्पीकर ने ऑर्डर जारी कर दिए प्रोडक्शन के असम्बली के, यहाँ ये प्रोसेस नहीं हुआ पंजाब में। उसकी वजह के परवेज़ इलाही की शहबाज शरीफ के साथ एक सियासी के अलावा एक ज़ाती मुखासमत बन चुकी है। ये पंजाब असम्बली से तो उनका ताल्लुक भी नहीं है ना ऐसा। शहबाज शरीफ साहब ने तो कि तो प्रोटेक्शन ऑर्डर वहीं जी, लेकिन प्रोटेक्शन ऑर्डर तो वहाँ थे, लेकिन जो पंजाब असम्बली के मेंबर आज
वहाँ गए थे, जी, वहाँ ताला लगा हुआ था, खारदार तारे लगी हुई थी। हाँ, भाई दे आर मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, उसमें उनको घुसने की हर वक्त इजाज़त है। यानी अगर वो इस्तेकाक की तहरीक करें तो स्पीकर साहब को मुश्किल पड़ जाए कि ये स्पीकर साहब के घर को ज़ाती जागीर नहीं है ये सूबाई असम्बली के, आप उसमें तारे लगा दें और खारदार तारे लगा दें और वो ऊपर से बांट कर आएँ और पुलिस की अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं करने दें, उनको कहते हैं आइए चाय पिलाएं, पीते हैं, आप पिए, पीछे क्या बात है, आप उनको हेरिंग दे देते पेशेंट। ये तो कोई तरीका नहीं है आप मुंतखब नुमाइंदों से सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन में, लेकिन क्योंकि एक ज़ाती, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा था जो आप कह, जी, जी, एक ज़ाती मुखासमत है। सही। आप समझते हैं फैसिलिटेट होना चाहिए था उन्हें यहाँ पर? बिल्कुल होना चाहिए था। ये असल में बात ये बदकिस्मती से खान साहब को ये एहसास नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वतन अजीज़ को, वो जो हम समझते थे कि किसी पुराना किस्सा है परीना बन चुकी ना 80s बल्कि 90s के अंदर जो पोलराइजेशन थी जो ख़त्म हो चुकी हुई थी, अब उसको दोबारा जन्म दिया जा रहा है जिसके लिए जमहूरी इदारों के लिए कोई नेक शकून नहीं है। अच्छा, मैं वैसे तो बड़ी बेहतरीन तर्जुमानी की है इफ्तिखार दुरानी साहब, पहली मरतबा मुआविन ने खुसूसी बनने के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और उन्होंने हुकूमत की बड़े अच्छे अंदाज में तर्जुमानी करने की कोशिश की है, तर्जुमान से बढ़कर। लेकिन उनकी कई बातों पर इख्तलाफ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो डॉलर के हवाले से या IMF के हवाले से बात की है या IG साहब के हवाले से बात की है, तसल्ली देने की कोशिश की है, इस पर मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी हम खुद भी गुफ्तगू कर लें ताकि ज़रा देखें कि IG के तबादले पर आपकी राय क्या है और असल में मामला क्या हो रहे हैं। तो एक मुख्तसर ब्रेक मुझे प्रोग्राम में लेना है, ब्रेक के बाद वापस आकर इन मामला की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिए नाज़रीन। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब उन्होंने तकरीबन वाज़े कर दिया वो जो एक IG के तबादले के हवाले से या उनको उनके ओहदे से हटाए जाने के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन थी या अंदाज़े लगाए जा रहे थे, उसका खात्मा उन्होंने कर दिया। उन्होंने वजह बता दी है कि क्यों उनको तब्दील कर दिया गया है और वो वजह वही है मॉडल टाउन में जो पुलिस एहलकार थे। ये तो वाज़े तौर पर उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया, स्कूप दे दिया आप जी। ये मैंने तो पहली दफ़ा इनको देखा, माकूल आदमी लगते हैं, मतलब अब वो ज़रा संजीदगी से बात करते हैं। ये नहीं कि कहना जा रहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो संजीदा नहीं है, वो भी, लेकिन उनका ज़रा रेटिंग वाला स्टाइल है, दबंग। और वो क्योंकि आपको मालूम है कि वो उनका मामला भी यही है कि वो आपको पता है TV पे प्रोग्राम भी करते रहे, काफ़ी कुछ करते रहे, तो वो अभी तक आप कह रहे हैं टीवी पर प्रोग्राम करते रहे हैं, वो ये जो हो क्या रहा है हम करते हैं, कभी वो भी क्या करते थे। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपोजिशन मोड में भी लगते हैं अभी। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो तर्ज तकल्लुम है उसको आगे लेके चलते हैं। ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि हुकूमत में ये भी तासर है जो हर हुकूमत में होता है, वो जो खुशामदी होते हैं ना हुक्मरान के गिर्द, कहते हैं सर आप बात तो बड़ी खूबसूरत करते हैं, इक़दामात आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन मीडिया जो है कमबख्त, उसमें आपकी सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही, मीडिया बड़ा नेगेटिव है और उसमें फिर कहा जाता है कि जो प्रोजेक्शन नहीं हो रही हमारा मैसेज नहीं ठीक जा रहा है। अब उसका एक आप देखें कि एक फ़र्रुख सलीम साहब हैं, ये एक अंग्रेज़ी अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जो नभा सकेंगे इसको, स्पोक्स पर्सन के लिए बड़ा दबंग आदमी चाहिए होता है। तो हुकूमत जो है अब ये पंजाब में भी इन्होंने कोई बाइफरकेशन किया। हाँ, मेरी राय वैसे थोड़ी सी आपसे मुख्तलिफ है डॉक्टर फ़र्रुख सलीम के हवाले से बोलने की। मुझे लगता है कि वो अपनी बात के इजहार में बड़े ज़बरदस्त, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है उनकी, वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपनी बात समझाते हैं और वो उसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले लगाते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ें घड़ के लाते हैं। तो उनकी बल्कि इस चीज़ का वो तो बात ठीक है आपकी, शायद ऐसे ही हो, लेकिन आपने जो नाजरीन है उनका मिजाज इतना ख़राब कर दिया हुआ है कि वो पढ़े लिखे आदमी को सही बड़ा ये मैं करने की कोशिश कर रहा है, इज़ टू डिसेंट एंड एजुकेटेड फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट भी ऐसा ना, इकोनॉमी उनका सब्जेक्ट है और वो इस तरह की चीज़ों में वो वैसे भी काबिल फ़रोख्त चीज़ें नहीं, मीडिया की ज़बान में जो है ना वो सेलेबल आइटम नहीं होते। आपने CNN पे देखे रिचर्ड क्वेस्ट वो करते हैं इकोनॉमी का प्रोग्राम और वो कितना उसको दिलचस्प बनाया करते हैं। तो यही तरीका है। वो आज मैं एक देख रहा था किसी हमारे कोलीग का ट्वीट
कि जी हमारे जो एंकर हजरात हैं इनको ये बुकरात बने बैठे सेल्फ स्टाइल, इनको पता ही नहीं इकॉनमी का क्या है। मेरा ख्याल खुद वो बुकरात हैं बहुत बड़े जो हमें कह रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी पता है इकॉनमी का, आपको भी बड़ा पता है, और इतनी हम काना बातें नहीं करते जितनी कि हमारे पर इल्ज़ाम लगाया जाता। सही है। अच्छा, अब ये जो निज़ामी साहब घर जो हैं वो बन रहे हैं 50 लाख, अब बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली जब आपके पैसे नहीं हैं, आपने ये चीज़ें करनी है, और फिर 50 लाख एक बड़ा। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि कबूतर का पिंजरा भी बनाना हो तो देखना पड़ता है कैसे करना है, कितने का बनेगा क्या, और 50 लाख आप घर बनाने जा रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो बहरहाल उसको इनिशिएट कर दिया है और पहले 100 दिन के अंदर अंदर कर दिया है। अब जाहिर है हुकूमत कर सकती है, करना चाहती है तो ये वादा पूरा कर रही है, तो काबिल तारीफ़ इक़दाम है आपके ख्याल में? जी देखें, अगर आप लोगों को घर दें तो हमेशा काबिल तारीफ़ इक़दाम होता है, लेकिन इतने वसी पैमाने में प्रोजेक्ट जो है, लंदन से वो एक अनिल मुशर्रफ साहब हैं, मैनचेस्टर से तल्लक है उनका, वहाँ के प्रॉपर्टी टाइकून हैं, बड़े मालदार आदमी हैं। इमरान खान साहब के अस्पताल में हम काफ़ी कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं। उनके एक दोस्त हैं साहबजादा जहांगीर, जो मेरे भी दोस्त हैं, और अनिल मुशर्रफ भी से मेरी अच्छी याद है। ये बहुत बड़ा टास्क है, इसमें कुछ ख़तरात भी हैं। मसला ये है कि ये घर बन जाएंगे, ये कौन रहेगा वहाँ पे, नंबर 1। इतने ज़्यादा घर आप बना सकेंगे, इसकी क्या प्लानिंग है, इसको बाकायदा इसकी फाइनेंसिंग से लेके प्लानिंग तक खासे मामला आता है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मियां नवाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा हुक्मरान बने थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह की स्कीम शुरू करने की कोशिश की थी, अभी भी हुई है, येलो कैब, फिर ये आशियाना वगैरह भी। अच्छा, होता यह है कि चीन में भी उन्होंने कई मल्टी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं अपार्टमेंट्स की, लेकिन जो वो लोग जो हैं अपने आबाई गांव या शहर या कस्बा उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें ये कोई 100 दिन वाली बात नहीं है, इसमें कुछ काफ़ी वक्त लगेगा इसको करने में, लेकिन ठीक है, ये बड़ा पॉजिटिव है। और इसको आप अगर शुरू करेंगे तो हो सकता है कि इस हुकूमत की मिड टर्म तक इसके कोई नतायज सामने शुरू हो जाए। इसमें जो अर्बन डेवलपमेंट के वज़ीर हैं पंजाब में, मियां महमूद रशीद साहब, उनसे एक जगह पर बातचीत हो रही थी इस मौजू पर, तो उनकी बातों से जो मैंने अख़ज़ किया, उन्होंने शायद कहा नहीं क्लियरली, लेकिन जो मैंने अख़ज़ किया वो ये था कि घर तो बनेंगे लेकिन जितनी तादाद हुकूमत ने बताई है इतने नहीं बन पाएंगे, मतलब इससे काफ़ी कम बनेंगे, शायद आधे भी ना। हमने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई थी? नहीं, मैंने कहा उन्होंने नहीं बताई, मैंने अख़ज़ किया उनकी बातों से, मुझे ये लगा कि शायद ठीक है। दूसरे मियां महमूद रशीद तो एक टेक्नोक्रेट नहीं, एक सियासतदान है। बहरहाल उन्होंने आपको एक थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया, और वही मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत एम्बिशियस है, टॉल ऑर्डर है, इसके लिए ज़मीन एक्वायर करना, इसके लिए टेंडरिंग करना, इसके लिए पैसे लाना, उसको तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये तो वही लोग जो कि इस वक्त काम को जानते हैं। ज़ाहिर है कि खान साहब जो हैं वो पहले काम कर चुके हुए हैं इस किस्म के, जिस तरह शौकत खानम है, लेकिन ये शौकत खानम से बहुत बड़ी कमिटमेंट है 50 लाख घर बनाना, इसीलिए शायद चीफ जस्टिस ने भी वो कबूतर के घर वाली बात कही है। सही है। अच्छा निज़ाम साहब, ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं और अब तो 2-3 दिन ही रह गए हैं। मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की जरदारी साहब से आपसे थोड़ी देर पहले, और इस मुलाकात में जरदारी साहब ने ये कहा कि मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ, ऑब्वियसली मैं अपोजिशन के साथ हूँ। तो कैसा आप देख रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात तीनों मिलकर लड़ेंगे? बहुत सारी जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे पिंडी ही की मिसाल लें तो पिंडी में जो शेख रशीद साहब के भतीजे के मुकाबले में साहब खड़े हैं नून लीग की तरफ से, उनके मुकाबले में किसी दूसरी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, ना जमात इस्लामी ने, ना मौलाना फजल रहमान ने, ना पीपल्स पार्टी ने, और तीनों ने अनाउंस किया है कि हम इसलिए खड़ा नहीं कर रहे कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है बड़ी अहम है, और इसमें मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये PTI की मिस हैंडलिंग है कि उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल एक कर दिया, कुछ हालात और वाक़यात ने भी कर दिया उनको, कुछ नैब ने कर दिया है, कुछ FIA ने कर दिया है, कुछ केसेस ने कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि PMLN और PPP नहीं मिलेंगे, और जब शहबाज शरीफ साहब ने फ़िक्रा कहा ये अपनी बजट पे तकरीर वाइंड अप करते हुए कि आप हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, वो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब है दो तब्दीलियाँ तो आई हैं ना, कि शहबाज शरीफ साहब जो बहुत ज़्यादा अपने आप को
एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा समझते राना मशहूद साहब ने कुछ प्री मेच्योर बातें भी कर दी। एक दूसरा ये कि उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ कुछ तरह मुशर्रफ ने कहा था कि मैं इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा, एक ही थाली के चट्टे बट। दूसरे ये जो जरदारी और इनकी जो इन कंपनी और इनकी जो मेल है मिलाप है, ये अभी तो नहीं है कोई मामला, लेकिन किसी मरले पे ये PTI की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। सही है। तो मुझे वैसे निज़ामी साहब ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं और PTI गवर्नमेंट वो एतमाद की उस सतह पर पहुँचे हुए हैं इस वक्त तक भी कि उन्हें यह लगता है कि हमें किसी को साथ मिला के चलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें ना, मेरे ख्याल से 6 या 8 मीटिंग्स, बायलैटरल मीटिंग्स या मल्टीलैटरल मीटिंग इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ की हो चुकी हैं, और दोनों एक पेज में। ये अनप्रेसिडेंटेड। आप देखें ना, पहले जरदारी साहब के दौर में आपको याद है बीमो गेट और ये और वो, और उसामा बिन लादेन, बड़ी टेंशन रहती थी जनरल कैनी के दौर में। फिर नवाज शरीफ के दौर में राहील शरीफ से भी कोई अच्छी नहीं थी, और आखिर में तो मियाँ नवाज शरीफ की और मौजूदा फौजी क़यादत के दरमियान डॉन गेट जो आकर चाहिए वो भी जनरल रही के पेज पे हुआ था। जो कुछ हुआ डॉन लीग के आफ्टर मैथ में, तो ये एक उनका कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान साहब का ठीक है, बेवजह नहीं है। बेवजह नहीं है कि इमरान खान साहब को ये इस बात का एहसास है कि मेरा किला मजबूत है। बिल्कुल किला उनका मजबूत है, और उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है कि वो किला मजबूत रखें और वो इस किस्म की कोई भी चीज़ ना करें जिससे वो ये तासर मिले कि वो अपने डेढ़ की मस्जिद अलग करना चाहते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आप ज़बरदस्ती फ़ौजी क़यादत पे काटे डालने की कोशिश ना करें, उसका नतीजा जो निकलता है मुशावरत के साथ, बातचीत के साथ एक दूसरे को कायल करें। जहाँ ज़रूरत हो गिव अप करने की वो भी करेंगे और ये भी करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि उनको कोई ऑर्डर कर रही है अस्करी क़यादत, लेकिन एक अच्छी उन्होंने वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है जिसकी वजह से वो यकीनन फितरी तौर पे और दूसरी बात ये कि वैसे कुछ चीज़ें तो मजबूरन इमरान खान को निज़ामी साहब करना पड़ी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मजमूई तौर पर उनके जहन में जो नक्शा है उसमें वो ये समझते हैं कि मुझे माजी से कुछ मुख्तलिफ करना है, मतलब इंटेंशन उनकी यही है। नया पाकिस्तान है ना, हाँ, आपको तो वो इंटेंशन यही है। और उसमें अगर वो किसी एक पार्टी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से चलें, मतलब सियासी तौर पर, तो उन्हें उनके अंदर एक हार्ड फीलिंग उनकी शायद ये है कि फिर मुझ पर ही इल्ज़ाम आएगा कि मैं एक के खिलाफ हूँ और एक तो फिर मैंने उन्हीं लोगों के साथ। वो खैर उनको कोई नहीं है, अगर जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने हर कमाश के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ, सियासी कमाश के। मैं वही तो मैंने इशारतन पहले भी कहा कि वो तो उनको मजबूरी में कुछ चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल वो उसको भी वो इतना अच्छा नहीं समझते। करीबी हलकों में मैंने सुना है कि वो इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि जी यार 10 सीट और मिल जाती तो मुझे ये ना करना पड़ता, हमें उन लोगों को ना मिला। एनीवे क्यों मिलती, लेकिन वो अब देखें शायद 12 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ मिल जाए। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, ये आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।